जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि यूजी बाकी सभी सोर्सेस को बता देता है कि गोजो को प्रिजन रेल्म के अंदर कैद कर लिया गया है और अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और नानामी यूजी और उन बाकी दोनों को ऑर्डर देता है उस कर्टन को तोड़ने के लिए, जो कि बाकी सोर्सेस को अंदर आने से रोक रहा था। अब यूजी और वो दोनों उस कर्टन के बाहर आ जाते हैं और यूजी उस कर्टन को ब्रेक करने के लिए एक जोरदार पंच मारता है उसके ऊपर। वो पंच बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पंच से वेल को कुछ भी नहीं होता। मेगुमी कहता है जितना हमने सोचा था तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली भाई, पहले हमें इसका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। वेल के अंदर जाए बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार। इनो उन सभी को समझाता है देखो भाई, ये वेल एक तरह का बैरियर है, जिसने भी ये वेल कास्ट की है ना वो जरूर इस बैरियर के अंदर है। और तभी यूजी को एक इंसिडेंट के बारे में याद आता है जब उस वेल को बनाने वाला उस वेल के बाहर होता है, ना कि अंदर। और तभी इनो को याद आता है कुछ सॉर्सर्स वेल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर जाकर बैठ जाते हैं। बाहर आने से उनकी जान को खतरा तो होता है और उन्हें ढूंढना और हराना भी आसान हो जाता है, लेकिन इससे वो वेल बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाती है। अच्छा भाई अब समझा मैं, तुमने तो स्ट्रॉन्ग पंच मारा उस पे, फिर भी उस वेल को कुछ नहीं हुआ। और तभी उनके सामने उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। ये शिबुया सेंटर टावर होता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। वो एक परफेक्ट जगह है जहाँ से वो लोग इस वेल को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं। तभी वो लोग ऊपर जाते हैं और उन्हें एक नेल दिखाई देती है वहाँ पे। इनो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इससे भी वो वेल हटती नहीं है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि एक नहीं बल्कि 2 और नेल्स है यहाँ पर, और जिस बंदे ने इस वेल को बनाया है वो उसी के पास होंगी नेल्स। और तभी हम उस टावर के ऊपर 3 नए कैरेक्टर्स को देखते हैं। इन लोगों ने ही उस वेल को बनाया था, ग्रैनी उगामी, आवासाका और उसका ग्रैंडसन। ये तीनों इविल कर्स यूजर्स होते हैं और ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या लगता है क्या वो हमें ढूंढ पाएंगे? क्या अगर ढूंढ भी लिया तो क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा? नीचे का पूरा फ्लोर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरा हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ऊपर आ पाएंगे ये लोग। वो लोग आपस में बात कर रहे होते कि तभी यूजी और वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और एक धागे से उन तीनों को बांध देते हैं और ओवासाका को थ्रेड से बांधकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिर देता है। अब इनो उस बिल्डिंग के ऊपर उगामी और उसके ग्रैंडसन के सामने था और इधर मेगुमी और यूजी के सामने आवासाका पड़ा हुआ था, वायर्स में लिपटा हुआ। मेगुमी यूजी से कहता है यूजी क्या तुमने नोटिस किया 41st फ्लोर से नीचे गिरा है, लेकिन इसकी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई? कुछ गड़बड़ है यार। और तभी मेगुमी को गुस्सा जाता है और वो उसे आवाज लगाता है और कहता है अबे ओ बहुत हो गया तेरा नाटक, चल उठ जा। आवासाका उसकी बात सुनकर उठ जाता है और कहता है ओए तुझे तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं बड़ों से? यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है मेगुमी पीछे हट जा भाई, मैं देखता हूँ इसको, तो रुक तू। और इधर दूसरी तरफ इनो अपने मन में सोचता है ठीक है भाई अब इनको हरा के मैं ग्रेड 1 का सोर्सर बन जाऊंगा। अब इनो अपना पहला अटैक करता है उन पर और वो इनो के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो पहुंचता ही है। और उसकी टेक्निक देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे किया इसने, ये कौन सी अलग टेक्निक है। लेकिन ग्रैनी को इनो की कर्स टेक्निक समझ आ जाती है और वो अपने ग्रैंडसन को बताती है बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है कि वो अपना फेस हमसे छुपा कर एक स्पिरिचुअल मीडियम बन सकता है और 4 इविल बीस्ट की पावर को मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि अब उसके अंदर 4 बीस्ट की पावर आ चुकी है। इस टेक्निक को हम एक तरह का एक्सॉर्सिज्म भी कह सकते हैं। उसका ग्रैंडसन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता कि भाई वाह ये कैसे कर रहे हैं। नानामी ने इन दोनों को मेरे भरोसे छोड़ा है, मुझे इन्हें जल्दी से जल्दी हराना होगा और उन दोनों के पास जाना होगा। और इनो इन दोनों पर अपना सेकंड अटैक करता है और इधर दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी मिलकर कावा पर हमला कर रहे होते हैं। मेगुमी अपने शिकी कावा डिवाइन डॉग को समन करता है, आवासाका को एक खरोंच तक नहीं आती है और उल्टा यूजी को ही घायल कर देता है, लेकिन यूजी उसे एक पंच मार देता है। मेगुमी जल्दी से अपने फ्रॉग शिकीगामी को समन करता है और आवासाका को दूर फेंक देता है और जल्दी से यूजी के पास पहुंचता है और उसे पूछता है अभी चोट तो नहीं लगी तुम्हें, ठीक ठाक हो ना? पर यूजी कहता है हाँ ठीक है ठीक हूँ। अब मेगुमी अपने मन में सोचता है कि भाई मेरे शिकीगामी डॉग से तो बड़े बड़े कर्स यूजर ढेर हो जाते हैं, और यूजी भी सोचता है कि भाई मैं इतने पावरफुल पंचेस मार रहा हूँ इसपे, पर इस बंदे को एक खरोंच तक नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है भाई? और आवासाका इन दोनों की फाइट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और अपने मन में सोचता है दम है इनमें, पर इतना नहीं कि ये मुझे हरा पाए। चलो भाई बहुत हो गया अब तुम्हारा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैनी उगामी जमीन पर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही होती है और उसका ग्रैंडसन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। इनो उस बंदे पर लगातार हमले करता है, लेकिन उसका ग्रैंडसन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी था अपनी ग्रैंड माँ को बचाने के लिए। और इनो अपने मन में सोचता कि भाई ये तो बहुत ही ढीठ बंदा है, ये मर जाएगा पर मुझे अपनी ग्रैंड माँ को छूने भी नहीं देगा। कुछ तो बहुत ही अजीब चल रहा है यहाँ पे जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर वो क्या है। और तभी वो देखता है कि
उस ग्रैंडसन का ऑरा चेंज होने लगता है और ग्रैनी बोलती है हाँ बेटा हो गया। इनो बोलता है रुको ये क्या कर रहे तुम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और इनो उस पर एक और बीस्ट अटैक करने लगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रैंडसन एक कैप्सूल निकालता है और उसे खा जाता है और हम देखते हैं कि वो ग्रैंडसन इनो के अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और वो ग्रैंडसन टोजी फुशिग्रो में बदल जाता है। हाँ भाई हाँ, टोजी में, जिसे गोजो सालों पहले मार चुका है मेगुमी का फादर, वो दोबारा से इस ग्रैंडसन की बॉडी में आ चुका है और जिंदा हो चुका है। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और इसमें हमें पता चलेगा कि ये ग्रैनी है कौन असली में। अब 7 दिसंबर 1989 को, जिस दिन गोजो सतारो का जन्म हुआ था, उसी दिन हम एक बाप बेटी को देखते हैं। वो लड़की अपने फादर से पूछती है पापा कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी है मेरी ड्रेस, चलो स्कूल चलते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं हाँ बढ़िया लग रही है तुम, बहुत बढ़िया, बस एक बात का ध्यान रखना बेटी, अपनी माँ की तरह बन बनना तुम, उसने मुझे धोखा दिया था, लो भाई इसको भी धोखा मिला हुआ है। और तभी उसकी बेटी उस पर एक अटैक करके उसे मार देती है और हम देखते हैं कि उसकी बेटी ग्रैनी ओगामे थी और मरने से पहले वो उससे पूछता है तुम कौन हो, मेरी बेटी कहाँ है। वो ग्रैनी बोलती है मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे एक बॉडी की जरूरत थी और तुम्हारी बेटी मरने से पहले अपनी मॉम को याद कर रही थी। और सेम टाइम ये अवासाका जो गंजा बुड्ढा ये इनोसेंट लोगों को मारकर उनकी बॉडी के साथ चीर फाड़ कर रहा था, उन्हें टॉर्चर कर रहा था। ये दोनों साथ में मिलकर काम किया करते थे और ये इविल सॉर्सरर्स हुआ करते थे। और है भी, ये ग्रैनी काला जादू कर सकती थी और किसी को भी मारकर उसका रूप ले सकती थी। ये लोग जादू टोने से लोगों को मारकर उनके पैसे लूट लिया करते थे और इनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। और एक दिन एक बंदा इन्हें गोजो की बाउंटी देता है उसे मारने के लिए, लेकिन गोजो बचपन में ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी इविल सॉर्सरर्स उससे डरते थे और बचपन में ही उसके ऊपर 100 मिलियन येन से भी ज्यादा की बाउंटी थी। तो भाई इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है भाई। अब ग्रैनी और अवासाका उसके पास जाते हैं उसे मारने। गोजो एक सड़क पर से गुजर रहा था और पहली बार इन दोनों ने उसे देखा। ग्रैनी काफी ज्यादा शॉक में थी, पर गोजो की एनर्जी को सेंस करते ही इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लग जाती है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं कि भाई ये है गोजो, ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, भाई इससे तो छुप के रहना पड़ेगा हमें। गोजो दूर से ही उन्हें सेंस कर लेता है और ग्रैनी और अवासाका उल्टे पैर वहाँ से भागते हैं और उसके डर से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और गोजो के जन्म से जुजुत्सु सोर्सेस का पलड़ा भारी हो गया था और पावर बैलेंस में एक ऐसा शिफ्ट आया कि सभी बुरे लोगों की हालत खराब हो गई थी और जितने भी पावरफुल कर्ज स्पिरिट्स थे बुरे वाले, वो सभी अंडरग्राउंड हो गए थे। और सिर्फ गोजो की वजह से जुजुत्सु सोर्सेस सालों से डोमिनेट कर रहे थे इविल सोर्सेस के ऊपर। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और अवासाका अपने पुराने समय को याद कर रहा होता है, वही गोजो वाला, और कहता है मन में बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं डरने वाला, मैं कमजोरों को मारूंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। मेगुमी जोर से उसके फेस पर एक पंच मारता है, लेकिन डैमेज तो छोड़ो उसे एक स्क्रैच तक नहीं आता है। भाई क्या बंदा है, ये किस चीज का बना है। यूजी बोलता है भाई ये क्या सीन है भाई, बात स्ट्रॉन्ग होने की तो है ही नहीं है, कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। मेगुमी को समझ आ जाता है कि इसकी कर्स टेक्निक की वजह से इसे चोट नहीं आ रही है, लेकिन क्या है इसकी वो कर्स टेक्निक, डैमेज न लेना, नहीं लगता तो नहीं है। और तभी मेगुमी से बोलता है ओए तुझे पता है ना गोजो यहाँ पे टाउन में ही है, यहाँ पे भाग सकता है तो बेटा भाग जा, अगर वो आ गया ना तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा वो। अवासाका बोलता है वाह बेटे अच्छी कोशिश थी, मुझे ब्लफ कर रहे हो हैं। गोजो सतारो को सील कर लिया गया, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। ये यूजी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था अभी कि गोजो को पकड़ लिया है, गोजो को पकड़ लिया है। इतना पागल नहीं हूँ मैं जितना दिखता हूँ, अगर अभी गोजो जिंदा होता और बाहर घूम रहा होता तो मैं अभी बाहर नहीं होता, मैं अपने घर में होता। और यूजी मेगुमी से कहता है मेगुमी भाई इसने तो आपकी बेइज्जती कर दिया, आपको झूठ बोलना नहीं आता यार। मेगुमी कहता है तुम चुप करो। अब इसके बाद मेगुमी अपने रैबिट शिकिगामी फ्ली हेड्स को यूज करता है और उस पर अटैक करता है। मेगुमी यूजी से कहता है यूजी मुझे इसकी टेक्निक का पता चल चुका है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और दूसरी तरफ इनो को रियलाइज होता है कि इस बुढ़िया ने अपने ग्रैंडसन को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है काला जादू करके, और उसे पता नहीं होता कि ये है कौन है, ये कोई सॉर्सर है क्या। ये जो कोई भी है इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि काफी पावरफुल है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं तोजी फुशिग्रो को। इनो अपने 4th बीस्ट को समन करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता तोजी मिली सेकेंड्स में ही उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इनो को समझ नहीं आता ये क्या, ये तो अभी सामने खड़ा था, ये मेरे पीछे कैसे आ गया इतनी जल्दी। इससे पहले कि इनो कुछ सोच पाता कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, तोजी उसे एक पंच मारता है, उसका कॉलर पकड़ता है और फिर अपने एक ही हाथ से उस पर नॉन स्टॉप पंचेस मारता है और जमीन पर खून ही खून हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी के रैबिट्स ने अवासाका
अवासाका को हर तरफ से घेर लिया होता है। वो सोचता है कि अच्छा इतने सारे रैबिट्स, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और अब इसका यूज करके ये मुझ पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। अच्छी चाल है। और तभी मेगुमी अपनी एलिफेंट वाली कर्स स्पिरिट का यूज करके उस पर हमला करता है, लेकिन अवासाका अपने हाथों से ही उसे रोक लेता है। मेगुमी देखता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने एलिफेंट को वापस बुला लेता है। अवासाका सोचता है, ओ भाई क्या ये जू बना रखा तूने, कभी रैबिट कभी एलिफेंट, क्या ये अटैक करना है तो ढंग से कर ले भाई, क्या ये। मेगुमी कहता है करूंगा बेटा करूंगा। और फिर वो यूजी को देखता है। यूजी ने एक कार को उठा रखा होता है और उसे फेंक कर अवासाका के ऊपर मारता है। अवासाका बहुत ही मुश्किल से उस कार को रोक पाता है और देखता है भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग है ये लड़का, मुझे डर लग रहा है इससे अब। और वो जैसे ही कार हटाता है तो मेगुमी और यूजी एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं और उस पर अपना लास्ट अटैक करते हैं। उन दोनों को देखकर अवासाका सोचता है अच्छा तो ये इनका फिनिशिंग ब्लो। लगता है लोगों को मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में भी नहीं पता। ये लोग जितना तेज अटैक करेंगे मुझे उतना ही धीरे नजर आएगा। आने दो, इनके एक अटैक करने के बाद मैं एक काउंटर अटैक करूंगा और आज तक कोई भी नहीं बच पाया मेरे हमले से। तो भाई तुम्हारे तो सिट्टी पिट्टी गुलने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि अवासाका इनके अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उस पर बहुत ही तगड़ा हमला कर देते हैं ये दोनों। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि अभी 2 मिनट पहले जब मेगुमी ने उस पर बहुत सारे अपने रैबिट्स छोड़ दिए थे तब उसे अवासाका की टेक्निक के बारे में पता चल गया था और तभी उसने यूजी को बताया, यूजी ये रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। ली हेयर एक वीक टेक्निक है और एक वीक अटैक उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। यही तो है रिवर्स कर्स टेक्निक। अब तुम समझे क्या, बिल्डिंग से गिरने के बाद इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। और हमें पता चलता है कि इसे जितना धीरे अटैक मारा जाएगा इसे उतना ही ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। यही है रिवर्स कर्स टेक्निक। और इस चीज का मतलब है कि हम इसे ऐसे फ्लिक करके भी खत्म कर सकते थे। ये लोग फालतू में लगे हुए इतने खतरनाक अटैक करने में। पर मेगुमी बताता है कि नहीं भाई नहीं, अगर ऐसा होता तो ये हवा के झोंके से मर जाता। इसकी एक रेंज है, एक हाईएस्ट रेंज और एक लोएस्ट रेंज, और हमारे अटैक के अकॉर्डिंग ये अपनी लोएस्ट और हाईएस्ट रेंज को कम ज्यादा कर सकता है हमारी पावर के अकॉर्डिंग। इसलिए अब तक ये खुद को डिफेंड भी कर पाया है। इसलिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। यूजी एक वीक अटैक करेगा और मेगुमी एक स्ट्रॉन्ग अटैक। और इन्हें ऐसा दिखाना होगा ये लोग इसे बहुत ही जोर से पंच करने वाले हैं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसकी टेक्निक का पता चल चुका है। और यही था इन दोनों का प्लान। और अवासाका इनकी इस टेक्निक को डिटेक्ट नहीं कर पाया टाइम पर। और अवासाका बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है कि इन्हें कैसे पता चला इसकी टेक्निक के बारे में। पर तब तक इन दोनों ने अवासाका को खूनम खून कर दिया था। लेकिन ये अवासाका अब भी हार नहीं मानता और यूजी पर एक बार फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यूजी उस पर अटैक करने से पहले रुक जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि यूजी उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला है या एक वीक अटैक। और तभी जब ये अवासाका बिल्कुल ब्लैंक होता है और उसे पता नहीं चलता कि स्ट्रॉन्ग अटैक होने वाला है वीक अटैक होने वाला है, तो यूजी इस मौके का फायदा उठाकर उस पर एक जोरदार पंच मारकर उसे हरा देता है और वो दोनों अवासाका को हरा देते हैं। अब इसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो कि शिबुया मेट्रो के अंदर एंटर करता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि इस सिचुएशन में वो सबकी जान नहीं बचा पाएगा और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है। और तभी उसे अपने मैनेजर की बॉडी दिखाई देती है जिसे पहले उस लड़की ने मार दिया था और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। जिसने भी ये किया है मैं उसे बहुत ही जल्द मार गिराऊंगा, एक एक से चुनकर बदला लूंगा। और इधर दूसरी तरफ हम मेमे और उई को देखते हैं जो कि मैजी श्राइन से शिबुया जाने वाली रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए थे। और मेमे उस कर्स स्पिरिट की बैंड बजा चुकी थी जो उसे मारने आया था। और वो कहती है तुम्हें क्या लगा मेरी कर्स टेक्निक सिर्फ कौवा उड़ाना है। बचपन से ही मैंने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था ताकि मैं बिना अपनी टेक्निक के भी फाइट कर सकूं। और फिर मैंने अपना पूरा फोकस अपनी कर्स टेक्निक पे यूज किया, उसे गहराई से समझा और एक्सेप्ट किया और मुझे अपनी ट्रू पावर का एहसास हुआ और इसी वजह से मैं एक ग्रेड 1 सॉर्सर बन पाई। खैर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया बेटे, ये तो मैं बस तुम्हें टाइम पास करने के लिए बता रही थी अपनी बातें। वो कर्स के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और कहता है सॉरी भाई सॉरी, गलती होगी यार, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर मैं उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती और उसे मार देती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि यूजी अवासाका को हराकर जुजुत्सु सोर्सेस को बाहर रोकने वाली वेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये देखकर कि सिर्फ एक ही वेल डिस्ट्रॉय हुई है और वो भी ईविल सोर्सेस वाली। और उन्हें पता चलता है कि बाकी की जो 2 नेल्स थी वो फेक थी, उन्हें मिसगाइड करने के लिए। और बाकी की जो 2 वेल है वो अभी भी सही सलामत है और उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन अब कम से कम सोर्सेस अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और तभी इन्हें इनो की याद आती है, एक मिनट हमारे एक और पार्टनर भी तो था, चलो उसके पास चलते हैं। और तभी मेगुमी देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही इनो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है। मेगुमी जल्दी से उसे बचाने के लिए अपनी बर्ड शिकिगामी नोई को समन करता है और किस्मत से यूजी अपनी पूरी फुल स्पीड में भागकर उसे बचा लेता है। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा तोजी बोलता है वेल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है ग्रैंडमा, अब क्या करना है। और ग्रैनी उसे ऑर्डर देती है जब तक गोजो ट्रैप्ड है हमें कुछ नहीं होगा, जाओ और सभी सॉर्सर्स को मार दो। और तभी हम देखते हैं कि टोजी कांपने लगता है जैसे कि वो होश में आ रहा होता है वापस।
यस, और हम देखते हैं कि चाहे ये बॉडी तो टोजी फुशिग्रो की थी, पर इन रियलिटी इसमें ग्रैंडसन की आत्मा होती है। जब ग्रैनी ने अपने ब्लैक मैजिक की हेल्प से अपने बेटे को तोजी में बदला तो सोल उसके बेटे की थी। हालांकि ये बॉडी अब तोजी की हो चुकी है और तभी तोजी की सोल एक्टिवेट हो जाती है और अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। और तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है, ए बुढ़िया, सोच समझ के बात कर मुझसे, पता है ना तुझे किससे बात कर रही है तू। और उसे देखकर ग्रैनी के होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसका बेटा जा चुका है पूरी तरह से, और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती देखकर और सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को समन किया था, तुम्हारी सोल के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं। टोजी कहता है, मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी बॉडी स्पेशल है और तुम्हारे ग्रैंडसन की सोल मेरी बॉडी में खो चुकी है। और हाँ, क्या ऑर्डर दे रही थी तुम्हें? उन सॉर्सर्स को मार दूं मैं जाके? अच्छा, तू भी तो एक सॉर्सर ही है, इविल सॉर्सर तू तो। और इतना बोलकर तोजी ग्रैनी को मार देता है। इस तरफ हम नोबारा को देखते हैं और उन्हें अभी नहीं पता होता कि गोजो ट्रैप हो चुका है प्रिजन रेल्म के अंदर और ये लोग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। माँ की नोबारा और अकारी को ऑर्डर देती है कि वो बाहर जाकर इकीची से मिले क्योंकि उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था उसके साथ, वही मैनेजर जिसे मार दिया है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये नाओबिटो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आराम से बैठा होता है भाई ये कोने में, इसे कुछ लेने देने नहीं है, मरते रहो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ यूजी इनो को इतनी ज्यादा बुरी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, किसने किया इसका हालत? मैं घूमी यूजी से कहता है, भाई ठीक है तुम्हारा गुस्सा, लेकिन अपनी प्रायोरिटी मत भूलो अभी क्या है। यूजी कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मेगुमी कहता है, ठीक है, मैं इनो को यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ, वैसे भी बेल डिस्ट्रॉय होते ही जो कोई भी था उसके अंदर वो भाग गया होगा। यूजी कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, तुम इनो को लेकर जाओ और मैं अंदर जाता हूँ शिबुया के अंदर। अब मेगुमी यूजी को अकेला नहीं जाने देना चाहता था और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं और मेगुमी इनो को लेकर वहाँ से चला जाता है और यूजी शिबुया के अंदर जाने लगता है। इधर नोबारा और अकारी इचिची को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक स्वॉर्ड वाला बंदा आ जाता है। ये वो ही बंदा है जिसने इचिची को मारा होता है और तभी इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और नोबारा बैक टू बैक हमले करती है उस पर, लेकिन ये स्वॉर्ड वाला बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वो अपने एक कर्स टूल जो कि उसके एक हाथ के जैसा था उसे अकारी के पीछे भेजता है ताकि वो भाग ना सके और जैसे ही उसका कर्स टूल अकारी पर अटैक करता है तो हारुटा समझ आता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है बस, और वो सीधा जाता है अकारी के पास। नोबारा भी उसके पीछे भागती है और अभी स्वॉर्ड वाला बंदा पहले नोबारा से निपटता है और अकारी को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उसके बाद उसका कर्स टूल नोबारा को एक जोरदार पंच मार के उसे उसके घुटनों पर गिरा देता है। नोबारा समझ आती है कि इस बंदे से जीतना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है और उसे पूछती है, तुम आखिर चाहते क्या हो, क्या चाहिए तुम्हें? वो अकारी को मारने ही वाला होता है कि तभी नोबारा उठती है और उसे रोक देती है और इससे पहले कि वो नोबारा को कुछ कर पाता तभी ननामी वहाँ पर आ जाता है गेट तोड़कर और ननामी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। हारुटा से बोलता है, अबे वो आगे मत आइए, दिख नहीं रहा तुझे मैंने बंदी बना रखे इन दोनों को, मार दूंगा दोनों को। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि अकारी वहाँ से गायब हो चुकी है। अकारी ऊपर वाले फ्लोर पे जा चुकी थी एस्केलेटर की हेल्प से, उसे वहाँ पर नोबारा भी नजर नहीं आती और ननामी बहुत ही गुस्से में हारुटा से पूछता है, बताओ तुम कितने लोग हो और तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं? हारुटा उसको कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और उसके पेट में एक एक मारता है, लेकिन हनामी की बॉडी पर इसका कोई भी असर नहीं होता और सोचता है, भाई साहब ये क्या था, एक दीवार पे मार दी मैंने लात अपनी, मेरे अटैक से लोगों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मैं इसे छू भी नहीं पाया हूँ, ये कैसे हो सकता है? हारुटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ननामी उससे दोबारा से पूछता है, बताओ तुम कितने लोग हो और तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं? अब हारुटा की फट जाती है और वो कहता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। और तभी ननामी उसे इतना ज्यादा खतरनाक पंच मारता है कि वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है। हारुटा यहाँ पर सोचता है, अगर मेरी टेक्निक यहाँ पर नहीं होती तो मैं तो मर जाता। वो किसी तरह से वहाँ से बस भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी ननामी उसे बालों से पकड़ लेता है और उससे एक बार फिर से वही सवाल पूछता है। हारुटा उससे फिर से झूठ बोलता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और अब ननामी उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वो अब मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था मरने की। और तभी पीछे से उसका कर्स टूल वहाँ पर आता है और ननामी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन नोबारा उसे सही टाइम पर रोक देती है और ननामी उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अपने पूरे रास्ते में मेरे असिस्टेंट और सुपरवाइजर्स की लाशें मिली है, तुम ही हो ना जिसने उन्हें मारा। और हारुटा रोते हुए उससे माफी मांगता है, भाई गलती हो गई यार, माफ कर दे। और ननामी अपने सबसे ज्यादा खतरनाक पंच से उसे मार देता है। नोबारा पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है मन में, भाई साहब ये ग्रेड 1 सॉर्सर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं।